हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स एवरीडे। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटेट पेपर फर्स्ट ऑफ जुलाई 2019 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र भाग को एनालाइज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अगेन आपको ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होता है कि एक से दो ऑप्शन सही हो रहे होते हैं, लेकिन वहां पर हमको सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना होता है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना होता है। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बच्चे ऐसा ही करते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। गलत बात है, ऐसा नहीं कहते हैं जीन पियाजे। को उद्दीपन अनुक्रिया बच्चों को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है, ऐसा व्यवहारवादी कहते हैं। को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है, ऐसा भी व्यवहारवादी ही कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 1। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, अपने ज्ञान का वे निर्माण करते हैं सक्रिय रूप से और अन्वेषण करते हैं, इस प्रकार कहते हैं जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम किस तरह है आपको बताना है। चालक विकास मतलब मोटर डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। जो हमारे हाथ पैर की मांसपेशियों का विकास होता है, मोटर डेवलपमेंट होते हैं कि किस प्रकार हम उसे चला सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विकास किस क्रम में होता है, कि पहले बड़ी मांसपेशियों का विकास होगा या छोटी मांसपेशियों का विकास होगा। तो शीर्षगामी या अधोगामी, सेफलोकॉर्डल या प्रॉक्सिमेडिटल विकास का सिद्धांत है, लेकिन यहाँ पर चालक विकास के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। यहाँ पर अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास से परिष्कृत चालक विकास सही है, बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि स्थूल का विकास होगा, पहले हमारी बड़ी मांसपेशियां का काम करना चालू करेंगी, उसके बाद सूक्ष्म मोटर विकास होगा यानी चालक विकास होगा। पहले हमारा पूरे हाथ पर नियंत्रण आएगा, उसके बाद हमारी अंगुलियों पर, तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएगा इस प्रकार का चालक विकास, तो यही हो जाएगा। परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास और अपरिष्कृत चालक विकास गलत है, सबसे पहले स्थूल आएगा उसके बाद सूक्ष्म आएगा, तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। इसका मतलब है कि जो ट्रांजिशन हो रहा है एडल्टहुड में, यानी वयस्क हो जा रहे हैं हम, उसके पहले कौन सा है, तो किशोरावस्था है क्या, बिल्कुल किशोरावस्था है, उसके बाद ही वयस्क अवस्था आएगी, तो यही संक्रमण की पहल करती है, यही अवधि है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। मध्य बाल्यावस्था ये सब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं कर, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने की जरूरी है। आपको देखना है कि हिंज दुविधा दी थी कोलबर्ग ने, और इस पर अपने नैतिक विकास का सिद्धांत निर्माण किया था। बच्चों को नैतिक दुविधा देने के पश्चात हिंज की पत्नी की तबीयत खराब है और उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या उसको दवाई की चोरी करनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चे तर्क दे रहे हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। अब बच्चा ऐसा तर्क देगा क्योंकि यहाँ पर बच्चा सोच रहा है कि यदि चोरी करेगा तो उसे दंड मिलेगा, तो स्वाभाविक रूप से यह आ जाएगा दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास में। यंत्रीय और सामाजिक नियंत्रण और ये सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास में नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे की नैतिकता दंड से निर्धारित हो रही है कि बच्चा ये सोच रहा है कि ये दंड मिलेगा अगर ऐसा करने से, भले ही उसकी पत्नी की जान चली जाए। तो यहाँ पर बिल्कुल छोटी सी नैतिकता है बच्चों की, दंड एवं आज्ञा पालन वाली, तो यहाँ पर उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 3। देखिए, जो नैतिक विकास के स्तर है कोलबर्ग की, वह है पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। इनमें सब में दो दो सब स्टेज है इनकी। पहली है दंड सापेक्षिक अभिमुखता। उसमें क्या होता है कि जो हमारी नैतिकता होती है या बच्चों की नैतिकता है, वे सोचते हैं, इस प्रकार का तर्क देते हैं नैतिक निर्णय लेते समय कि जो भी दंड मिलेगा उससे बचने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने इस बच्चे ने तर्क प्रस्तुत किया, उसे चोरी नहीं की करनी चाहिए क्योंकि उसे दंड मिलेगा, तो ये दंड से निर्धारित होती है नैतिकता, और इसी से यहाँ पर प्रश्न आया हुआ है।
पहले स्टेज में क्या होता है, पूर्व औपचारिक स्तर या हम इसे कहें तो पूर्व परंपरागत स्तर भी हम इसे कह सकते हैं, यहाँ पर है ही। हिंदी में अलग अलग नाम है लेकिन अंग्रेजी में एक ही मिलेगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह नैतिक विकास का सबसे निचला चरण है, सबसे पहला स्तर है। इस स्तर पर कार्य या व्यवहार में क्या सही और क्या गलत है के मूल्यांकन का आधार उस पर मिलने से पुरस्कार या दंड द्वारा किया जाता है। और इसमें सबसे पहला जो चरण है जिसे हम कह रहे हैं दंड सापेक्षिक अभिमुखता, या सीटेट वालों ने कुछ और लिखा हुआ है यहाँ पर, उन्होंने इसको कहा है दंड आज्ञा पालन अभिविन्यास। तो इस प्रकार का जो अभिविन्यास है या स्टेज है उसमें क्या होता है, नैतिकता के इस स्तर के प्रथम उप स्तर पर बच्चे पुरस्कार की अभिलाषा या दंड से बचाव हेतु नियम का पालन करते हैं। ठीक है, दंड से बचने के लिए या पुरस्कार की अभिलाषा के लिए नियमों का पालन करते हैं। यहाँ नैतिक चिंतन उद्देश्य पर केंद्रित ना होकर, उद्देश्य पर केंद्रित नहीं है कि उसकी जान बचनी चाहिए थे, यहाँ पर केंद्रित है कि परिणाम क्या होगा, उसको दंड मिलेगा, इस पर आधारित होता है। जैसे बच्चे यह मानते हैं कि उन्हें बड़ों की बातें माननी चाहिए, नहीं तो वे बड़े उन्हें दंडित करेंगे। इसी प्रकार बच्चा यहाँ इस प्रश्न में भी तर्क दिया है दंड से बचने के लिए। इस स्तर के दूसरे उप स्तर में क्या होता है, बच्चों में यह भावना होती है कि अपने हितों या इच्छा के अनुसार कार्य करने में कुछ गलत नहीं है सोचते हुए, किंतु हमें साथ में दूसरों लोगों को भी उनके हितों के अनुरूप काम करने का अवसर देना चाहिए। इस स्तर के नैतिक चिंतन में यह भावना रहती है कि संबंध स्थूल पर निर्भरता से बनते हैं, ना कि एकांकी हित साधने से। इसका मतलब है कि यदि मैंने कोई चीज़ें साझा की है तो दूसरे व्यक्ति को भी मेरे साथ कोई दूसरी चीज़ें साझा करनी चाहिए। तो ये वाली स्टेज होती है और इसको बोलते हैं हम यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। तो इस प्रकार से इस स्टेज में साझा होती हैं चीज़ें। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आपने देखा कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 3 ही करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। तो देखिए जो मौखिक संवाद है अपने आप से बच्चे करते हैं उसको जो है वाइगोत्स्की कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता, जबकि पियाजे उसी को कहते हैं अहम केंद्रित वार्ता। ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता इसी प्रकार के संवाद को, और पियाजे कहते हैं अहम केंद्रित वार्ता। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। कि एक प्रकार का पहनावा आपने फिक्स कर दिया एक विशिष्ट लिंग के साथ, तो यह बिल्कुल इसको हम बोलते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें अस्वीकार नहीं करना चाहिए, उसकी उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए गलत है, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, बिल्कुल उनको शामिल करना चाहिए और उसके साथ उसके अनुभवों को जोड़कर नया ज्ञान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, तुलना नहीं करनी है विद्यार्थियों के बीच, वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा देना नहीं है, सभी बच्चों को बढ़ावा देना है, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी नहीं करना है। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। एकीकृत शिक्षा की वकालत नहीं करता है, समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की विचारधारा है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। समावेशी शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है। प्रतिभाशाली बच्चे क्या करेंगे, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता क्या प्रतिभाशाली बच्चे में होगी, सृजनात्मक बच्चों में होगी ऐसी योग्यता, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता।
और मूल समाधानों के बारे में कौन सोच सकता है? मूल समाधानों के बारे में मतलब अलग अलग नया चिंतन करना। नया चिंतन कौन करता है? सृजनात्मक बालक। तो थर्ड आ जाएगा बी में। तो यहाँ हम देख लेते हैं, थर्ड आ जाएगा बी में। दो ही ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकंड। अब इसमें चेक करना है कि अधिगम अशक्तता कब होगी? धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। तो सेकंड ए हो जाएगा यहाँ पर, सेकंड ए। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। फर्स्ट का डी हो जाएगा, प्रतिभाशाली डी। सेकंड ए, अधिगम अशक्तता, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, सृजनात्मक थर्ड बी। मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, नए समाधान कर सकता है। और ADHD या अवधान की कमी में क्या होगा? आसानी से विचलित होने की आदत हो जाएगी। तो ऑप्शन 2 यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करेगा तो बच्चे नहीं सीखेंगे। वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करने से भी नहीं सीखेंगे। वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करने से भी नहीं सीखेंगे। वे खुद से सीखेंगे। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। खुद से स्वतंत्र रूप से सीखेंगे, तभी वे प्रभावी रूप से सीखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। पूछने के लिए हतोत्साहित नहीं करना है, प्रोत्साहित करना है। पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, गलत है। पूछने से रोकना भी नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? कंठस्थीकरण, स्मरण, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। अन्वेषण और पारस्परिक क्रिया से तो सार्थक अधिगम होगा, लेकिन हमें बताना है कि किससे नहीं होगा। निर्देश एवं संचालन से भी होगा, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास से भी होगा, कंठस्थीकरण में स्मरण की अपेक्षा। तो यहाँ पर सबसे अच्छा विकल्प यह है जिसके द्वारा क्या है, सार्थक अधिगम घटित नहीं होगा इन ऑप्शंस की अपेक्षा। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, अब आप सोच रहे हैं कि बच्चे सीख ही लेंगे, मैं सिखाऊंगा तो, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। बिल्कुल सही है। यदि आप ऐसा सोचेंगे तो बच्चे क्या है, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास बंद नहीं करेंगे। का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में नहीं आएंगे, किसी भी रूप में प्रभावित तो होंगे ही, तो इस प्रकार प्रभावित होंगे कि वो सीखने के लिए उत्सुक हो जाएंगे एवं प्रेरित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की गलतियां प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, गलत है। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार भी नहीं देना है। अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। यह अच्छा उत्तर है क्योंकि यह अधिगम का भाग है। सीखने की प्रक्रिया में जो भी गलतियां होती है वह अधिगम का भाग होती है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है कि किस प्रकार वे आगे सीखेंगे। तो ऑप्शन 3 यहाँ सबसे उचित होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन तो है ही नहीं, तो यहाँ ऑप्शन 3 सबसे उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन को एक अलग गतिविधि के रूप में लेना नहीं चाहिए, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। तो यहाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, बिल्कुल सही है। केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, गलत है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित भी नहीं होना चाहिए, सभी प्रकार के प्रश्न होने चाहिए इसमें। तो ऑप्शन 2 यहाँ सबसे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम खालिस्तान है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, बिल्कुल है। संरचनावाद ऐसा ही कहता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट ऐसा ही कहते हैं, या संरचनात्मक दृष्टिकोण ऐसा कहता है कि अधिगम जो है सक्रिय है और एक सामाजिक प्रक्रिया है, निष्क्रिय या व्यक्तिपरक नहीं है, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया भी नहीं है, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया भी नहीं है, व्यवहारवादी कहते हैं ऐसा। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सबसे उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना किसी प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है।
तो इस प्रकार क्या हो रहा है, यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो उनका संज्ञानात्मक विकास नहीं हुआ, तो वे सोचने लगे कि अरे चले हमारा तो विकास होगा ही नहीं, हम छोड़ देते हैं इस कार्य को। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का संवेग आ गया कि आपका संज्ञानात्मक विकास अच्छा नहीं हुआ, तो आपने संवेग भी नकारात्मक दिखाया। तो यहाँ पर संवेग एवं संज्ञान एवं संवेग की बात हो रही है, ये बिल्कुल अलग नहीं है, यहाँ पर हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल इनका प्रभाव होता है एक दूसरे पर। तो ऑप्शन 1 यहाँ करेक्ट होगा। संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, बिल्कुल संबंधित है। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, यहाँ आनुवांशिकता और पर्यावरण की बात नहीं हो रही है। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर संज्ञान एवं संवेग की बात हो रही है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है, किस तरह से प्रोत्साहित करेगी? पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके के समाधान लिख देंगी और बच्चे अपने दिमाग का इस्तेमाल तो करेंगे ही नहीं। पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त अवसर देंगी। एक ही प्रकार के प्रश्न, पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण गलत बात, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 उचित होगा, क्योंकि बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूत अनुमान लगाने एवं वैकल्पिक विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करेगी, कि बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करेगी, अलग अलग तरीके से समस्या का समाधान करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए बोलेगी। तो ये बिल्कुल अच्छा होगा, उनकी अधिगम को प्रोत्साहित करेगा, समस्या समाधान करने में सक्षम बनाएगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ सबसे उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? विद्यार्थी प्रयास करते हैं और पहल करते हैं, तो यह अंतर्वैयक्तिक बुद्धि नहीं है, ना ही निगमनात्मक है। यह अहम अधिगम केंद्रित विधि है, परंपरागत विधि नहीं है। यहाँ पर अधिगमकर्ता केंद्रित विधि है कि किस प्रकार विद्यार्थी है खुद से प्रयास कर रहे हैं, खुद से पहल कर रहे हैं, तो यह अधिगम केंद्रित विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता नहीं है, अपसारी रूप से भी सोच सकते हैं हम बुद्धि का इस्तेमाल करके। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, ऐसा भी नहीं है। बुद्धि एवं अनुवांशिक विशेषक है, जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। बिल्कुल गलत है, एक अनुवांशिक विशेषांक नहीं है, पर्यावरण का भी प्रभाव होता है बुद्धि में। बुद्धि बहुआयामी है, बिल्कुल सही बात है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय ना की जाने वाली योग्यताएं शामिल हैं। बिल्कुल सही बात है, हम बहुत प्रकार की बुद्धि होती है और उन्हें हम बुद्धि परीक्षणों के द्वारा सीमित नहीं कर सकते, माप नहीं सकते हैं, ऐसी भी योग्यताएं शामिल होती है हमारी बुद्धि में। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सबसे उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? परिवार ही है, विद्यालय द्वितीयक है, सरकार, मीडिया, ये सब द्वितीयक में आएंगे, प्राथमिक में परिवार आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, निम्न नहीं होती है, सोच वैसी ही होती है, लेकिन इनकी सोच जो है मात्रा में अलग होती नहीं है, मात्रा उतनी ही होती है लेकिन गुण में भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर भी नहीं होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, मात्रात्मक रूप में उतनी ही होती है वयस्कों के बराबर, लेकिन गुण में भिन्न होती है। कभी बच्चा अलग प्रकार का चिंतन करता है, कभी अलग प्रकार का करता है। इन्होंने स्टेज में बताए हैं, जो भी पियाजे ने के सिद्धांत में स्टेज दिए हुए हैं, अलग अलग स्तर, उन्होंने उन्हें अलग अलग चिंतन के गुण बताए हैं हर एक स्टेज में। तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चों की सोच गुण एवं गुण रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, सबसे उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेंडर एक जैविक निर्धारक नहीं है। जेंडर का कॉन्सेप्ट है, समाज के द्वारा बनाया गया है कि ये पुरुष ऐसा करेगा और महिला ऐसा करेगी। एक मनोवैज्ञानिक सत्ता भी नहीं है, एक सामाजिक संरचना है, आर्थिक अवधारणा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और सांवेगिक। बिल्कुल सही है, यही विकास के आयामों की पहचान करता है। संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व, ये नहीं आएगा।
शारीरिक व्यक्तित्व, ये व्यक्तित्व विकास क्या हुआ? आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व, फिर गलत हो गया यहाँ पर, स्व भी आ गया, व्यक्तित्व भी आ गया, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो है अच्छा नहीं है, तो ऑप्शन 1 सबसे उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। बिल्कुल सही कथन है यहाँ पर बच्चों के अधिगम के संबंध में। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। गलत है, केवल आनुवंशिकता से निर्धारित नहीं होती है। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। बिल्कुल गलत है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से अच्छे से यदि सिखाया जाए तो वे भी बिल्कुल निर्धारित नहीं करती है, सीख सकते हैं वो जितना चाहे उतना, बिल्कुल सीमित नहीं करती है ऐसी पृष्ठभूमि। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। गलत बात है, तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है, खाली स्लेट के रूप में भी नहीं देखा जाता। तो प्रगतिशील शिक्षा में सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगॉट्स्की के अनुसार एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है। जो वाइगॉट्स्की कहते हैं उसके अनुसार यह हो जाएगा कि एक सामाजिक गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात हो रही है। देखिए अंग्रेजी में याद रखना है आपको, प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से आया हुआ है। पूर्व क्रियात्मक अवस्था, कभी पूर्व संक्रियात्मक लिखेंगे, कभी पूर्व क्रियात्मक लिखेंगे, पता नहीं हिंदी में क्या दिक्कत है इनको सही लिखने में। वर्तुल प्रतिक्रिया, क्या यह वर्तुल प्रतिक्रिया है? नहीं है। क्या यह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है? क्या यह विलंबित अनुकरण है या विचारों की अनुत्क्रमणीयता है? तो यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? विचारों की अनुत्क्रमणीयता होती है बच्चों में, उत्क्रमणीय विचार नहीं होते हैं, वे समझ नहीं पाते हैं कि कम ज़्यादा कैसे होगा। अगर किसी बर्तन के आकार में परिवर्तन किया जाए तो ये समझ नहीं पाते हैं कि किस बर्तन में ज़्यादा है पानी या कम है। इस प्रकार की जो स्टेज होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विचारों की अनुत्क्रमणीयता होती है, उत्क्रमणीयता नहीं होती है। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प होगा ऑप्शन 4। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने सीटेट पेपर 1 जुलाई 2019 सॉल्व कर लिया है। आई होप यह सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।